So next question, give examples of two functions f from n to z and g from z to z। मतलब यहाँ पर हमें दो फंक्शंस की एग्जांपल्स देनी है। अब दो फंक्शन कैसे हैं, n to z, मतलब f जो है वो n to z है, n का मतलब नेचुरल नंबर, z का मतलब इंटीजर। अब g जो फंक्शन है वो z to z है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, सच दैट g ऑफ f इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, हमें दो फंक्शंस की एग्जांपल देनी है, एक f और एक g, जो इस तरह से डिफाइन होंगे, मतलब उनकी डोमेन और कोडोमेन यहाँ पर फिक्स है पहले से ही, बट फंक्शन हमें डिफाइन करना है। अब वो डिफाइन किस तरह से करने हैं ताकि उनका g ऑफ f जो है वो इंजेक्टिव हो। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1, बट g इंजेक्टिव ना हो। तो हमें एक एग्जाम्पल देनी है ऐसी ताकि हमारा g ऑफ f इंजेक्टिव मतलब 1 1 हो बट g 1 1 ना हो। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप NCERT में देखोगे तो इसका जो हिंट है वो आपको गिवन है, मतलब एग्जांपल्स आपको पहले ही बताई गई हैं कि किस तरह से लेनी है। तो वो मुझको समझाना और मेरे लिए करना बहुत ईजी है, बट मेरी आदत है मैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करवाता कि वो मेरे लिए ईजी है। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि क्वेश्चन को इस तरह से करवाया जाए कि आपको वो समझना ईजी रहे। मुझे करवाना मुश्किल लगे या ना लगे, बट आपको वो समझ मतलब अच्छे से आना चाहिए। तो मैं इस तरह से हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वो NCERT वाली एग्जांपल्स लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ, वो बिल्कुल सही एग्जांपल्स हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आपको उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपको इसी चैप्टर की एग्जाम्पल 20 एंड 21 सॉल्व करवाई थी। अब उसमें भी क्या था कि NCERT में 2 और 3 लाइंस में ही उन दोनों एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया गया था, बट मैंने उसमें आपको 2-3 केसेस डिस्कस करवाए थे। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल 20 और 21 करना या समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको 2 रिजल्ट बताए थे केसेस डिस्कस करवा के, और वो दोनों रिजल्ट NCERT में सीधा डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर मैंने आपको बोला था कि वो दोनों रिजल्ट आपको क्वेश्चंस में आगे जाके हेल्प कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें हेल्प भी करेंगे। अब वो रिजल्ट क्या थे कि अगर g ऑफ f डिफाइन हो, डिफाइन तो होना ही चाहिए, और 1 1 हो, जैसे यहाँ पर इंजेक्टिव है, देन f इज श्योरली 1 1। तो यहाँ पर आप इस रिजल्ट को याद कैसे रखोगे कि अगर g ऑफ f 1 1 है तो उसका जो राइट साइड वाला फंक्शन है वो हमेशा 1 1 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। f के बिना g ऑफ f 1 1 नहीं हो सकता। अब इस रिजल्ट का हमें फ़ायदा क्या है, देखो इस रिजल्ट का हमें फ़ायदा क्या है, यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल लेनी है फंक्शन की ताकि g ऑफ f क्या हो, 1 1, बट g 1 1 ना हो। तो यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर है कि अगर g ऑफ f 1 1 है तो f तो श्योरली वहाँ पर क्या होगा, 1 1। तो हमें 2 ऐसे फंक्शन देने हैं जिसमें f क्या हो 1 1 और g क्या हो 1 1 ना हो। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन की मैं आपको मैपिंग बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे। अब देखो 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, लेट f फ्रॉम n to z। अब आपको पता है ये नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि g ऑफ f को 1 1 या इंजेक्टिव करने के लिए f को 1 1 होना चाहिए, तो मतलब जो f मैपिंग है ये हमारी 1 1 होनी चाहिए। अब उसके लिए आपको 1 1 की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आपको पता है कि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ n हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट, मतलब n के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। अगर इसको मैं आपको रफ में समझाना चाहूँ तो मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढ रहा हूँ, जैसे मान लो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इन सब की डिफरेंट इमेज आ जाए, और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो f(x) इज इक्वल टू x, देखो इसमें आप 1 फिल करोगे तो 1 आंसर आएगा, 2 फिल करोगे तो 2 आंसर आएगा, 3 फिल करोगे तो 3 आंसर आएगा। ये 1 2 3 कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में से। ये 1 2 3 कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर्स में से। तो अगर इस तरह से मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूँगा तो वो हमेशा क्या होगा, 1 1, क्योंकि जितने भी मैं x यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, जितने भी मैं x फिल करूँगा सबका डिफरेंट आंसर ही आएगा। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन है वो पहला कैसे डिफाइन होगा, f(x) इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, 1 1। मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि देख लो
अगर मान लो ये ऐसे है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये इंटीजर वाला सेटल थोड़ा बड़ा है, आपको पता है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपको पता है 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं सब की डिफरेंट इमेज, मतलब ये 1 1 तो है। अब ये तो मैंने आपको विजुलाइज करवा दिया। अब इसको क्वेश्चन में हम कैसे प्रूव करेंगे, जो हम 1 1 का प्रोसीजर करते हैं कि हम देखो 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने नेचुरल नंबर में से दो एलिमेंट्स ले लिए। तो आपको पता है कि 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट इमेजेस हम मान लेते हैं दोनों की क्या हैं, सेम। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है fx1 इज इक्वल टू fx2 हमने सपोज कर लिया। अब fx हमारा डिफाइन कैसे है, यहाँ पर कितना आएगा x1, यहाँ पर कितना आएगा x2। तो देख लो इमेजेस हमने सपोज की थी कि सेम है और उनके एलिमेंट्स भी सेम आ गए, जैसा 1 1 की हम डेफिनेशन में या 1 1 को प्रूव करने के लिए जो हम हमेशा करते हैं कि इमेजेस अगर सेम है और अगर एलिमेंट्स भी सेम आ जाएं तो फंक्शन क्या होगा, 1 1। क्योंकि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट आ गए तो दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी, तो फंक्शन नॉट 1 1। बट यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर f इज 1 1, मतलब इंजेक्टिव। तो हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। अब हमें g फंक्शन की बात करनी है, लेट g फ्रॉम z टू z। अब ये z टू z डिफाइन है। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि g जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं होना चाहिए। अभी आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इट इज़ नॉट 1 1। मैंने आपको ये समझाया था कि इवन पावर को मैं इवन पावर से कट नहीं कर सकता, ऑड पावर को मैं ऑड पावर से कट कर सकता हूं। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं इवन पावर को इवन पावर से कट नहीं कर सकता अगर वहां पर x की दो वैल्यूज हैं। मतलब अगर x की वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों हैं तो वहां पर मैं इवन पावर को इवन पावर से कट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमारा जो x है, मतलब देखो जो हमारा x है मतलब इनपुट है, वो कहाँ से आएगी, इंटीजर्स में से। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वाला फंक्शन है, मान लो इसको gx लिख लो, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँ और -2, ये दोनों इंटीजर हैं, यहाँ पर 4 है। अब 2 का आंसर कितना आएगा, 4, -2 का आंसर भी कितना आएगा, 4। मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि सभी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो क्लियरली इट इज़ नॉट 1 1। अब ये तो मैंने आपको विजुलाइज करवा दिया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पर आप लिख लो लेट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बुक में आपको पता है कि यहाँ पर मॉड x दिया गया है। अब आपको पता है कि मॉड के भी दो आंसर होते हैं, तो उसको भी हम मतलब कि एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है। अब देखो इसको 1 1 हम कैसे चेक करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z। मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए z में से, इंटीजर में से। तो हम ये मान लेंगे कि इमेजेस क्या हैं, सेम, ठीक है। इसका आंसर कैसे आएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन 5 में समझाया था कि यहाँ पर इवन पावर्स हैं, तो मैं इवन पावर को इवन पावर से कट नहीं कर सकता, क्योंकि x1 और x2 इंटीजर्स में से आ रहे हैं और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों होती हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसका क्या मतलब हो गया कि x1 नॉट इक्वल टू x2। और अगर x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं हैं, x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं हैं बट इमेजेस इक्वल हैं, तो दोनों की x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, दोनों की सेम इमेज, मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1। तो देयरफॉर आप लिख दो g इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव। अब देखो ये तो मैंने दो एग्जांपल्स ले ली f और g की।
अब इसके बारे में मुझे पता कैसे लगा, वही 20th एग्जाम्पल में जो हमने रिजल्ट किया था कि अगर g ऑफ f को हमें 1 1 प्रूव करना है तो उसमें f श्योरली 1 1 होना चाहिए, g हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो मैंने g को 1 1 नहीं करने के लिए ऐसी एग्जाम्पल ली है। ठीक है, अब g ऑफ f की बात करते हैं। तो g ऑफ f के लिए आपको कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता है कि कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन होती है। देखो f फ्रॉम n to z, तो मैं आपको कंपोजिशन की हेल्प से करवाऊंगा। इससे आपको मतलब कि ना इसको 1 1 प्रूव करना है, चेक करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। g फ्रॉम z to z, तो मैंने आपको हमेशा इसी तरह से करवाया है कि ये देखो b और b कॉमन, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी देख लो z और z क्या है कॉमन, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ, z और z। ठीक है, तो g ऑफ f को डिफाइन होने के लिए g ऑफ f, तो इसकी इनपुट क्या होगी a और आउटपुट क्या होगी, रेंज क्या होगी c। इनपुट क्या होगी नेचुरल नंबर और रेंज क्या होगी हमारी, यहाँ कोड मेन क्या होगी z। तो इस तरह से हमारा g ऑफ f n to z मतलब उसकी डोमेन और कोड डोमेन हमने डिसाइड कर ली। अब ये डिफाइन कैसे है वो भी देख लेते हैं। g ऑफ f, अब आपको पता है इसकी इनपुट कैसी है नेचुरल नंबर, x इसमें से आप ले लो। इसको हम कैसे लिखेंगे g के अंदर fx। तो हमें फंक्शन को डिफाइन करना अपने कि हमारा g ऑफ f दिखने में कैसा होगा। तो सबसे पहले हम g को सॉल्व करेंगे। अब g किस तरह से सॉल्व होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर। देखो g किस तरह से डिफाइन है एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो 1 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर fx फिल करूँगा तो fx का होल स्क्वायर, तो fx का होल स्क्वायर। अब fx की अपनी वैल्यू कितनी थी x, तो कितना आंसर आ गया, तो g ऑफ f का आंसर कितना आ गया x स्क्वायर। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ g ऑफ f इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा g ऑफ f फंक्शन डिफाइन है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, बट मैं आपको वो आगे जाके क्लियर करूँगा। अब देखो, अब इसको हमें 1 1 चेक करना है, ये 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, हमेशा दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू। कहाँ से लेंगे x1 और x2, देखो कहाँ से लिए थे हमने x1 x2, z में से, मतलब इनपुट में से, मतलब डोमेन में से। अब यहाँ पर हमारी डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसी पर हमारा क्वेश्चन सारा बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट इमेजेस क्या हैं सेम। ठीक है, g ऑफ f x1 g ऑफ f x2 दोनों की इमेजेस क्या हैं सेम। अब आपको पता है कि g ऑफ f हमारा किस तरह से डिफाइन है। अगर मैं यहाँ पर x फिल करता हूँ तो कितना आंसर आता है x स्क्वायर, x1 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा x1 का स्क्वायर, x2 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा x2 का स्क्वायर। अब देख लो, ये आपके मन में डाउट आ सकता है, देखो कैसे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर इवन पावर से ये पावर कट करी तो कितना आंसर आया प्लस माइनस। अब यहाँ पर मैं पावर को पावर से कट करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा x1 इक्वल टू x2। और अगर ये x1 इक्वल टू x2 है तो इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, देयरफॉर g ऑफ f इज 1 1 और इंजेक्टिव। अब जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन 5th में मतलब लास्ट वीडियो में समझाया था कि मैं यहाँ पर इवन पावर को यहाँ से मैंने यहाँ से इवन पावर को इवन पावर से कट किया तो मेरे पास प्लस माइनस में आंसर आया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने पावर्स को आपस में कट कर दिया बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होते। अब देखो इस पॉइंट को मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखूँ और x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x के दो आंसर होंगे प्लस माइनस 2, यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर होगा। ये वैसे मैंने आपको क्वेश्चन 5th में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्लस माइनस 2 z में आ सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी,
+2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब एक ही वैल्यू होगी, तो मैं स्क्वायर को स्क्वायर से कट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब x1 = x2 और इसका मतलब g ऑफ f क्या हो गया 1 1। और उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही बोला था, वो एग्जाम्पल्स दो हमें, दो ऐसे फंक्शंस की जिसमें g ऑफ f क्या हो 1 1 बट g 1 1 ना हो। अब उसमें मैंने आपको एक रिजल्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि अगर g ऑफ f 1 1 होगा देन f जो है वो श्योरली क्या होगा 1 1। तो मैंने एक f ऐसा फंक्शन लेने की कोशिश की जो क्या हो 1 1, और g मैंने ऐसा फंक्शन लेने की कोशिश की जो 1 1 ना हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। और g ऑफ f को मैंने पहले डिफाइन किया, उसको मैंने सॉल्व किया, उसकी जो वैल्यू आई फिर उस पर जब मैंने 1 1 चेक किया तो वो क्या हो गया हमारा 1 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। पहले भी बोल चुका हूँ कि चाहता तो इस क्वेश्चन को मैं सीधा डायरेक्टली करवा सकता था कि fx = x, gx = mod x, दोनों को सॉल्व करो तो g ऑफ f क्या आएगा हमेशा 1 1। बट मुझे होता है कि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सी एग्जांपल ले सकते हो और कौन सी एग्जांपल आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को क्रैम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f फ्रॉम n to n एंड g फ्रॉम n to n। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो फंक्शंस की एग्जांपल्स देनी है। वो फंक्शन कैसे हैं, f फ्रॉम n to n, मतलब जिसकी डोमेन कितनी है नेचुरल नंबर, कोडोमेन कितनी है नेचुरल नंबर। अब दूसरा फंक्शन कौन सा है, g n to n, डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर, सच दैट g ऑफ f इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। मतलब हमें दो फंक्शंस की एग्जांपल देनी है, वो इस तरह से हमने एग्जांपल चूज करनी है ताकि उनका g ऑफ f क्या हो, ऑन टू हो बट f ऑन टू ना हो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। उसमें जस्ट हमें ये बोला गया था कि g ऑफ f 1 1 हो बट g 1 1 ना हो। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि g ऑफ f ऑन टू हो बट f ऑन टू ना हो। अब इस क्वेश्चन का हिंट भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि हमें कौन कौन सी एग्जांपल्स लेनी है, बट उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है पहले मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स करवाई थी, एग्जांपल 20 एंड 21, और वहाँ से हमने दो रिजल्ट निकाले थे। अब देखो वो दूसरा रिजल्ट कौन सा था, वो दूसरा रिजल्ट था कि अगर g ऑफ f डिफाइंड है, मतलब डिफाइंड तो होना ही चाहिए और ऑन टू है, देन g इज श्योरली ऑन टू। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि अगर g ऑफ f ऑन टू है तो उसका जो पहले वाला फंक्शन है, मतलब g जो भी पहला फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा। f ऑन टू हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट g श्योरली ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर होगी कि अगर g ऑफ f ऑन टू मतलब कि हमें दिखाना है और f ऑन टू ना हो, तो मतलब g हमें एक ऐसी मैपिंग लेनी पड़ेगी जो श्योरली ऑन टू होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहला फंक्शन लिखते हैं f। अब ये कैसे डिफाइन है, मतलब n to n, मतलब इसकी डोमेन और कोडोमेन हमें गिवन है। अब हमें ऐसा एक मैपिंग मतलब कि लिखनी है जो ऑन टू ना हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है f इज़ नॉट ऑन टू। अब देखो सबसे पहले आपको ऑन टू की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि राइट साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी लेफ्ट साइड के एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो देखो ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। अब देखो इसको मैं रफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मान लो ये हमारी डोमेन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये हमारी कोडोमेन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं कोई ऐसी मैपिंग लूँ कि 1 जो है वो 2 के साथ 2, मतलब हर एक नंबर अपने नेक्स्ट नंबर के साथ अटैच हो, 3 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ, तो इससे क्या होगा, आपके सामने है ये जो 1 है ये खाली रह गया, मतलब राइट साइड में कोई एलिमेंट खाली रह गया, वो किसी भी लेफ्ट साइड के एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्लियरली ऑन टू नहीं है। और ऑन टू की डेफिनेशन में तो यही कहती है ना कि सभी एलिमेंट यहाँ पर अटैच होने चाहिए, और यहाँ पर अगर ये खाली रह गया तो ये ऑन टू नहीं है। तो हम इस तरह की मैपिंग लेंगे। अब मैंने आपको रफ में समझाया, अब इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम चेक करेंगे। अब देखो आप क्या करोगे, लेट fx इज इक्वल टू x प्लस 1। हमने क्या किया, एक स्टेप आगे चले गए, 1 2 के साथ होगी, इसमें 1 ऐड करेंगे, 2 3 के साथ, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें एक प्लस हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, ये जो 1 है हमारा ये मिस हो जाएगा, और अगर ये मिस हो गया तो ये क्लियरली ऑन टू नहीं है। तो हमें यही तो दिखाना है। तो ठीक है, हमने मैपिंग ले ली।
अब देखो वो तो आपको मैंने रफ में करके दिखा दिया, बट हम ऑन टू को क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, या हम जितने भी हमने ऑन टू वाले क्वेश्चंस किए हैं तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लो ऑन टू। आपको पता है लेट हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ऑन टू में हम हमेशा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो। तो y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, इस वन को मैं उधर ले गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस वन। तो मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। अब हम चेक करेंगे कि क्या सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वैसे तो आपको पहले ही पता है क्योंकि आप मैपिंग खुद ले रहे हो कि ये अटैच नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो अगर देखो y कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से। लेट y इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर y वन होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस वन, ज़ीरो, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब हमें एक नंबर मिल गया वन जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये क्लियरली ऑन टू नहीं है। तो अब यहाँ पर लिख दो लेट y इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पर लिख दो देयरफॉर for y is equal to 1 belongs to natural number, there is no x belongs to natural number such that fx is equal to y, therefore f is not onto। देखो मैंने आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना वहाँ पर एग्ज़ाम में, ये जस्ट सारा कुछ मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आप क्वेश्चन को विजुलाइज कर पाओ और एग्ज़ाम में आप ये वाली मतलब कि एक्सप्लेनेशन दे सकते हो सीधा डायरेक्ट कि आपको पता है कि आपको ऑन टू का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, अब देख लो y इज इक्वल टू वन के लिए यहाँ पर हमारे पास x में कोई भी आंसर नहीं है ताकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो पाए, तो देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू। अब देखो उसके बाद हम देखो हमने एफ मैपिंग एक डिफाइन कर ली जो ऑन टू नहीं है। हमें अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग पता है कि जी श्योरली ऑन टू होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखो लेट जी एन टू एन। ठीक है, अब देखो जी मैपिंग को करवाने से पहले मैं आपको कुछ विजुलाइज करवाना चाहता हूँ। अब देखो ये हमारी एफ मैपिंग है एन टू एन, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ। मतलब इसमें हमने क्या किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये हमारी जी मैपिंग है एन टू एन जिसको हमें अभी डिफाइन करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने एक स्टेप हम आगे गए। इसको अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ कि एफ में हम एक स्टेप आगे गए, मतलब प्लस किया ताकि ये वाला जो नंबर है ये मिस हो जाए, और अगर ये मिस हो गया तो क्लियरली इट इज़ नॉट ऑन टू। हमें यही प्रूव करना था। अब देखो हमें जी ऑफ एफ को ऑन टू बनाना है तो हमें जी को ऑन टू बनाना ही पड़ेगा। मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है तो जी को श्योरली ऑन टू होना ही पड़ेगा। अब इसको ऑन टू बनाने के लिए हम एक स्टेप आगे गए थे यहाँ पर। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए मैं एक स्टेप पीछे जाऊँगा। पहले मैंने +1 किया, अब इसको न्यूट्रल करने के लिए ताकि कोई एलिमेंट यहाँ पर मिस ना हो मैं एक स्टेप पीछे जाऊँगा। जैसे 2 को मैं अटैच करूँगा 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ। मतलब मैं एक स्टेप पीछे गया। तो अगर मैं जी एक्स को लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा x माइनस वन, मतलब 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। तो इस तरह से मैंने इसको न्यूट्रल कर लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब मैं x की वैल्यू, देखो यहाँ पर x जो 1 है वो किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, और 0 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मतलब ये तो ऑन टू क्या, ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल करने के लिए या इसको मतलब कि कंपनसेट करने के लिए मैं 1 को डायरेक्टली 1 के साथ अटैच कर दूंगा। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1 इफ़ x इज़ इक्वल टू 1। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो उसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 1, और जब भी 1 से बड़ा है x उसका आंसर कैसे आएगा, x माइनस 1। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा सारा कुछ कवर हो गया। ये फंक्शन भी बन गया जी और ये ऑन टू भी हो गया।
2 देख लो आपके सामने, आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे वो हमेशा किसी ना किसी के साथ अटैच रहेगा। 5 4 के साथ, 6 5 के साथ, हमेशा हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ अटैच होगा। 1 यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि x-1 क्योंकि यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो उसको मैंने इसके अकॉर्डिंग कंपनसेट कर लिया। तो ये हमारी परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, लेट gx इज इक्वल टू x-1 इफ x ग्रेटर देन 1 इफ x इज इक्वल टू 1। क्योंकि आपको हर एक एग्जाम्पल लिखने से पहले उसके पीछे का प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आप कौन सी एग्जाम्पल ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। यहाँ पर ये क्यों लिखा गया कि x ग्रेटर देन 1 है और इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको विजुलाइज करवाया। अब इसको हम ऑन टू देखते हैं कि ऑन टू चेक कैसे करेंगे। अब देखो ऑन टू, आपको पता है ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, वही सारा सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू gx। अब आपको पता है कि ऑन टू में हम हमेशा क्या करते हैं, अब यहाँ पर gx की वैल्यू फिल कर लो, x-1 इफ x ग्रेटर देन 1 इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू ऐसा लिख लो, x-1 इफ x ग्रेटर देन 1, y इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो क्योंकि हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, तो इस माइनस को आप उधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा, y+1 इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर तो सीधा आंसर ही है, y इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा देखने में आपको लेंथी लग रहा होगा, आप सभी स्टेप को कट शॉर्ट कर सकते हो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इतना डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो इसको ना आप लेफ्ट साइड पे लिखो x को और y को राइट साइड पे। तो x इज इक्वल टू y+1, अगर x जो है वो 1 से बड़ा है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इज इक्वल टू y इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो ये अल्टीमेटली मैंने वैल्यू निकाल ली x की इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ऑन टू में हम y की वैल्यू फिल करके चेक करते हैं कि क्या वो सभी x के साथ अटैच हो रहा है। वैसे तो आपको पहले ही पता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसको विजुलाइज करवा दिया था, बट आपके लिए एक बार जस्ट दोबारा से करते हैं। अब देखो y कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से। अगर y की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 1 तो x इज इक्वल टू 1, वो एक नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी लूँ, मतलब यहाँ 1 2 3 कुछ भी ले लूँ, 5 6 7 जो मर्जी, तो y+1 कितना आंसर आएगा, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, मतलब मैं जो मर्जी वैल्यू फिल करूं ये सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर। मतलब हमारा जो y है वो हर एक x के साथ अटैच हो रहा है, आपके सामने ही है, 1 भी अटैच हो रहा है, 1 2 3 4 सभी नंबर्स y जो भी वैल्यू मैं लूँ वो किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहे हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर में आंसर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये श्योरली हमारी जो मैपिंग है ये ऑन टू है। तो आप यहाँ पर लिख दो, फॉर एवरी y belongs to natural number, there is x belongs to natural number such that gx is equal to y, therefore g is ऑन टू। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक y के लिए x में कोई आंसर है, मतलब ये ऑन टू है। अब जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपको विजुलाइज करवाने के लिए था कि हम यही वाली पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट हमें g(f) का प्रोसीजर चेक करना है। अब देखो आपको पता है कि हमारी जो f मैपिंग है वो किस तरह से डिफाइन थी, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड जो हमारी जी मैपिंग थी वो किस तरह से डिफाइन थी, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और हमारी कंपोजिशन क्या कहती है, देखो हमारी कंपोजिशन क्या कहती है, g(f) लिखने के लिए ये कॉमन होना चाहिए, ये कॉमन है। तो हम g(f) किस तरह से लिखेंगे, g(f) फ्रॉम a मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और आपको पता है कि हमारी इनपुट कैसे होगी,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, g के अंदर f(x). आपको पता है कि हम कंपोजिशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो f(x) की अपनी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, x+1 आपके सामने है। हमने f को इसी तरह से डिफाइन किया था कि एक स्टेप हम आगे जाएं। अब देखो gx+1 का आंसर किस तरह से आएगा, इसके लिए मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो ये हमारी g मैपिंग है, x-1 इफ़ x ग्रेटर देन 1, 1 इफ़ x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x+1 है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अगर मैं 1 में 1 ऐड करूँगा, सबसे छोटा नंबर है नेचुरल नंबर 1। अगर मैं 1 में 1 ऐड करूँगा तो वो कितना बनेगा, 2। 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब x+1 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा है। तो इसका आंसर फिर किस तरह से आएगा, इस तरह से। क्योंकि अगर ये x, देखो gx का आंसर x-1 है इफ़ x ग्रेटर देन 1, मतलब अगर जो इसके बीच में नंबर है वो 1 से बड़ा है तो x-1। अब इसके बीच में कौन है, x+1। अब ये तो हमेशा 1 से बड़ा है, और अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, x+1 -1। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, x+1 -1। तो कितना आंसर आ गया इसका, x। तो मैंने आपके सामने g(f(x) को भी डिफाइन कर लिया, मतलब ये हमारी g(f) मैपिंग है। इसका आंसर कैसे आएगा, अगर मैं x फिल करूँगा तो उसमें x आंसर ही आएगा। देखो इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, gx का आंसर हमेशा x-1 आएगा अगर x ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो इसके बीच में नंबर है अगर वो 1 से बड़ा है। और gx+1 ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर कैसे आएगा, x+1 -1, मतलब उसमें से एक माइनस करेंगे। तो मैंने माइनस किया तो मेरे पास x आ गया। यहाँ पर आप मेंशन करना है, कर सकते हो एज x+1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब देखो, अब जस्ट हमें इसको ऑन टू चेक करना है, वो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, लेट y इज इक्वल टू f(x), लेट y इज इक्वल टू gx। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू g(f(x). ठीक है। वैसे तो ये क्लियरली ऑन टू है, 1 फिल करूँगा 1 आंसर आएगा, 2 फिल करूँगा 2 आंसर आएगा, तो क्लियरली ऑन टू मैपिंग है। अब देख लो y इज इक्वल टू g(f(x). अब देखो हमें क्या करना है, g(f(x) का आंसर कितना है, x। मुझे क्या करना होता है, मुझे अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है y में, वो तो निकल ही गई आपके सामने है। ठीक है। अब देखो ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं कि क्या सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं। अब क्लियरली देखो y क्या है, नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर। अगर मैं y को 1 2 3 4 या कुछ भी फिल करूं, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, वो हमेशा x के इक्वल रहेगा, मतलब हमारा हर एक y x के साथ अटैच हो रहा है। तो देयरफॉर आप लिख दो, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारी डोमेन कोड में कितनी है, नेचुरल नंबर, देयर इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन कितनी है हमारी, नेचुरल नंबर, such that g(f(x) इज इक्वल टू वाई। जो हमने यहाँ पर लिखा था gx इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर हमारी मैपिंग कौन सी है, g(f(x) इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर g(f) इज ऑन टू। देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। यहाँ पर मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं उन सभी को मैंने आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश की है। एक्चुअल में ये दोनों क्वेश्चन जो 6th और 7th थे, ये दोनों क्वेश्चन ही ऐसे थे कि हमें एग्जांपल्स देनी थी, और एग्जांपल्स देने वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमें क्यों लेनी है, उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से विजुलाइज भी करवा पाऊँ और आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।